बात बताना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि इसमें लीगल डिफिकल्टी है, भाई ये केस तो चल ही नहीं सकता है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित है ये। हमारे सामने सबसे बड़ी लीगल डिफिकल्टी काशी मथुरा केस में क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट। और अगर अंजुमन इंतजामिया और शाही ईदगाह मस्जिद का देखा जाए तो उनका फ्रंट लाइन डिफेंस और ओनली डिफेंस वो यही है कि भाई ये जो केस है चल ही नहीं सकता है, इसको यहीं पे खत्म कर दीजिए, इसके बारे में आगे बात ही ना हो क्योंकि इन दोनों एक्ट से बाधित है। पहला क्या है कि इसको आप वक्फ ट्राइब्यूनल भेजिए। दूसरा क्या है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस तरह के डिस्प्यूट को रेज करने से मना करता है, राम मंदिर के बाद दूसरे डिस्प्यूट नहीं रेज हो सकते, इसलिए इसको यहीं पर निपिंदा बट कर दीजिए। ये दो आर्गुमेंट्स हैं। और जब ये दो बातें आई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई सरकार को एक्ट को रिपील करना चाहिए, अगर एक्ट को रिपील नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा हिंदुओं के साथ, केस ही नहीं चल पाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी जी। अब एज अ लॉयर देखिए हमने वो काम किया है जो मुझे लगता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का काम है। क्या काम किया हमने कहा कि सरकार तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जब रिपील करेगी तब करेगी। सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं, अपने कंपल्शंस होते हैं, वो पॉलिटिकल सिनेरियो उसमें हम नहीं पढ़ते। हमारे सामने एक डॉक्टर या एक लॉयर के सामने क्या इशू है? हमारे सामने इशू है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और आपको ये केसेस चलाने हैं, वक्फ एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और आपको ये केसेस चलाने हैं, तो आपका लीगल इंटरप्रिटेशन क्या है? अपने लीगल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, काशी का केस हो चाहे मथुरा का केस हो, दोनों केसेस में हम जीते हैं और कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि केस चलने लायक योग्य है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। उसका कारण क्या है जी? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट को लेके किसी ने उसका डिटेल्ड अध्ययन नहीं किया। लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का वो नैरेटिव समझा जो इस देश के बड़े बड़े बैरिस्टरों ने बताया, जो इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने बताया विभिन्न चैनलों पे, पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या लिखा हुआ उसको नहीं देखा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4(1) और 4(2) में जो शब्द प्रयोग है वो है धार्मिक स्वरूप, कि जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप है 15 अगस्त 1947 को वो वैसे ही रहेगा। अच्छा, धार्मिक स्वरूप, इस बात को अंडरलाइन करिएगा। मतलब अगर मैं किसी मस्जिद में जाके नमाज पूजा कर लूं तो वो मंदिर नहीं हो जाएगा, कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो वो मस्जिद नहीं हो जाएगी, जो धार्मिक स्वरूप है वो वैसा ही रहेगा। तो ज्ञानव्यापी के केस में अगर शिवलिंग है और आप घुस के नमाज पढ़ रहे हैं तो उसका धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का होगा। अगर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में पूरी संपत्ति भगवान की है 13.37 एकड़, आपने गलत ढंग से घुस के वहां एनक्रोचमेंट करके मस्जिद बना ली है तो उसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का खत्म नहीं होगा, वो हिंदू मंदिर का ही रहेगा, मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं हो जाएगा। तो इस इंटरप्रिटेशन के आधार पे ज्ञानव्यापी का केस भी हमारा क्लियर हुआ, इसी इंटरप्रिटेशन के आधार पे मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस भी क्लियर हुआ। और एक बात और, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, बहुत अथॉरिटी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। और जब ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कोई जगह होती है तो वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, ये एक्ट में ही लिखा हुआ है सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। साथ ही साथ वक्फ एक्ट के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट्स हैं, 1979 सुप्रीम कोर्ट और बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ वर्सेस फातिमा बेगम 2010 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ एक्ट का नोटिफिकेशन नॉन मुस्लिम से अप्लाई नहीं होता है। तो हाँ, वक्फ एक्ट का नोटिफिकेशन नॉन मुस्लिम से अप्लाई नहीं होता है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हमारे फेवर में 1979 में और 2010 में। तो ज्ञानव्यापी में उन्होंने जो नोटिफिकेशन दिखाया कि हम इसको वक्फ घोषित कर चुके हैं, वो नोटिफिकेशन हम पे लागू नहीं होता है जी। तो आज जो फ्रंट लाइन डिफेंस था उसको हमने तोड़ा है। अब हम पार्लियामेंट या सरकार क्या देख रही है या पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं, हम उसमें क्यों पड़े जब एक लीगल इंटरप्रिटेशन क्लियर है हमारे पास। और लीगल इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपके सामने बोलता चला जा रहा हूं और इट हैज नॉट फाउंड फेवर विद द कोर्ट्स, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं इट हैज फाउंड फेवर विद द कोर्ट। इसको ज्ञानव्यापी के केस में डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने होल्ड किया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने होल्ड किया है, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में यही बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने होल्ड की है। तो व्हाई शुड आई लुक टुवर्ड्स द पार्लियामेंटेरियंस, जब मैं अपनी तर्क क्षमता के आधार पे, अपनी रिसर्च के आधार पे, अपनी लीगल इंटरप्रिटेशन के आधार पे कोई हर्डल क्लियर कर सकता हूं, तो मैंने क्लियर किया है। तो इसलिए वी आर ओनली कंसर्न विद द लीगल इश्यूज और लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द केस, और उस लीगल इंटरप्रिटेशन के आधार पे
आज हमने केसेस आगे बढ़ाए और आगे चल रहे हैं जी सर। लेकिन बीजेपी की जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, इन्होंने अभी रिसेंटली कुछ समय पहले बोला था कि वो काशी मथुरा के बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? कि क्या उनके ऐसे कहने की वजह से लोकसभा के इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए थे उस पर भी असर पड़ा था? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक दायरा होता है कि उनको क्या मुद्दे लेने हैं। अगर आप राम मंदिर के केस में भी, पर वो कह रहे थे कि उनका ये लक्ष्य ही नहीं है अभी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। राम मंदिर के केस में बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या था, आपने वो वर्ड्स कभी उसको एनालाइज करिएगा। राम मंदिर के केस में बीजेपी का मैनिफेस्टो ये था कि राम मंदिर में जो केस में आगे आने वाली जो अड़चन है, जो कानूनी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हम दूर करेंगे। ये मैनिफेस्टो था। ओके, ये मैनिफेस्टो था। तो ज्ञानव्यापी का केस और मथुरा श्री कृष्ण, आप इसको जरा दूसरी तरह से एनालाइज करिए, जो मैं आपके सामने पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ। आपने एक बात ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब की कही कि भाई उन्होंने ऐसा कहा है, मैं इसको दूसरी तरह से आपको सामने प्रेजेंट करता हूँ। कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा है, क्या इसको पार्लियामेंट दे सकती है? एक धर्म को मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। सपोज करिए कि आज बीजेपी का ये एजेंडा हो जाए कि ज्ञानव्यापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि हमें देना है, तो वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल कम्युनिटी तक यही बात जाएगी कि यहाँ पे माइनॉरिटी के साथ न्याय नहीं हुआ, उनकी बात सुनी नहीं गई, आपने कोई ट्रायल ही नहीं होने दिया, आपने बस निर्धारित कर लिया और आपने दे दिया। आज हम एक उस प्रक्रिया में है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, जो हमारे 3 टायर सिस्टम है, जिसमें इस देश की जुडिशरी एक सॉवरेन फंक्शन निभा रही है, हम उनके सामने हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं एज अ मेजॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी अपनी बात कोर्ट के सामने रख रही है। जिसके फैक्ट्स स्ट्रांग होंगे उसको वो जगह मिलेगी। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रोल आता कहां से है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का रोल आता कहां से है? क्या पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है या पार्लियामेंट कह सकती है दैट वी आर गिविंग इट टू हिंदूज? और क्या पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है वी आर गिविंग ज्ञानव्यापी एंड मथुरा टू मुस्लिम्स विदाउट एनी डिस्प्यूट बीइंग एडजुडिकेटेड? जब तक केस को एडजुडिकेशन नहीं हो जाता है, कोई आदमी इसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकता है। तो आज आप जो सवाल पूछ रही हैं, उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा नहीं है, मैं ये कह रहा हूं एजेंडा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक लीगल इशू है जो कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में जब लीगल इशू चल रहा है, कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। जो आदमी एग्रीव्ड है, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अल्टीमेटली जो निर्णय होगा वो सबको फॉलो करना है। और ये प्रक्रिया सिर्फ इस केस के लिए नहीं है। अगर आप किसी गांव में भी चली जाएंगी, छोटा सा जमीनी विवाद होता है और अगर सिविल सूट चल रहा होता है, तो पुलिस ऑफिसर्स या जितने भी अधिकारी या शासन प्रशासन के लोग होते हैं वही कहते हैं कोर्ट जो कहेगा वो करेंगे। दे कैन नॉट इंटरफियर। तो आज जो लोग इस केस को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि पॉलिटिकल केस है ही नहीं, ये लीगल केस है जो दो रेजिम्स के बीच में है। जो बाबर ने, औरंगजेब ने राम मंदिर ज्ञानव्यापी में किया और कृष्ण जन्मभूमि में किया, क्या आज इस देश के संवैधानिक कोर्ट में वो चीज, वो अन्याय एग्जिस्ट कर सकता है? क्या इस देश के बहुसंख्यक समाज को जस्टिस मिल सकता है? ये वो इशू है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, जरा इसको वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखिए। जेरूसलम में 3 समुदाय जो हमें, जिन्होंने सेक्युलरिज्म का ज्ञान दिया, ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, ये तीनों समुदाय जेरूसलम की जमीन के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 2000 साल से बड़ा इंस्टीट्यूशन, बड़े से बड़ा यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई भी आज उस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन जुडिशरी की ताकत है कि राम मंदिर का केस 69 इयर्स के बाद इंडियन जुडिशरी ने सॉल्व किया और वर्ल्ड को मैसेज दिया है कि अगर इस तरह का सिविलाइजेशनल डिस्प्यूट होता है तो जुडिशरी और डेमोक्रेटिक माध्यम ही उसका रास्ता है कि इसको आप बिना क्या किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के आप इसको सॉल्व कर सकें।